हेलो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के बाकी बचे हुए पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये इस चैप्टर का दूसरा भाग है। जिसने भी इसका पहला भाग वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख के आइए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा अगला पॉइंट है देसी रजवाड़ों की समस्या। तो पहले जानिए कि देसी रजवाड़ों का मतलब क्या होता है। भारत की आजादी से पहले जब ब्रिटिश हुकूमत इंडिया पे राज करती थी तो ब्रिटिश इंडिया के उस समय दो हिस्से हुआ करते थे। एक हिस्सा ब्रिटिश प्रभुत्व वाले हिस्से में था और दूसरा हिस्सा देसी रजवाड़ों के हाथों में था। इसमें राजा राज किया करते थे। भारत में आजादी के समय 565 छोटी बड़ी देसी रियासतें थी जो भारत के अलग अलग हिस्सों में बसी हुई थी। ये रियासतें इस प्रभुत्व को स्वीकार करने के बाद उनके अधीन होकर ही अपने अंतर्गत मामलों को सुलझाते थे। असली समस्या तब सामने आई जब भारत का बंटवारा हुआ तो ब्रिटिश हुकूमत ने यह ऐलान किया कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत में जो देसी रियासतें हैं वो चाहे पाकिस्तान में मिलकर रहें, चाहे वो भारत में मिलकर रहें, चाहे वो स्वतंत्र होकर अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। ये अधिकार उन्होंने प्रजा को ना देकर देसी रियासतों के राजाओं के हाथ में सौंप दिया। इससे समस्या और ज्यादा गंभीर हो गई क्योंकि सभी की सभी रियासतें ऐसा करने के इच्छुक नहीं थी। त्रिवेणकोर के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र स्वायत्तता दिलाने की घोषणा कर दी। उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने भी इसी प्रकार की घोषणा कर दी कि वह स्वतंत्र अपना राज्य बनाएंगे। तो ऐसे में देखते हुए भारत के विखंडन होने की समस्या सामने आने लगी और देश की सरकार के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर, जिसमें से हैदराबाद को भारत में विलय करवाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार हुआ इस पर मैं डिटेल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा तो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि हैदराबाद के निजाम मतलब वहां के राजा दुनिया में सबसे अमीर लोगों की सूची में आते हैं। उनका एक कहना था कि वह स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे, लेकिन भारत के साथ एक समझौते के तहत एक साल तक बातचीत का रास्ता खुला रहा, लेकिन वे मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच हैदराबाद की जनता के बीच निजाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उठने लगा क्योंकि निजाम का शासन व्यवस्था जनता उससे खुश नहीं थी और वहां की महिलाएं इससे ज्यादा दुखी थी और जनता उग्र प्रदर्शन करने पर आतुर हो गई। इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए हैदराबाद के निजाम ने अपनी सेना को भेजा। उस सेना को रजाकार कहा जाता है। रजाकार यह सेना बड़ी क्रूर थी जो गैर मुस्लिम लोगों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। उनका बलात्कार करना, लूटपाट करना, हत्याएं करना इन्होंने शुरू कर दिया। ये सब भारत सरकार देख रही थी। अच्छा, भारत में देसी रजवाड़ों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। तो भारत की सरकार ने
अपनी सेना को भेजा और कुछ दिनों में हैदराबाद के निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और ये सब जो हुआ, भारत सरकार ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया। तो इस प्रकार हैदराबाद भारत का एक अभिन्न राज्य बन गया। तो ये था हैदराबाद का विलय की कहानी। ठीक इसी प्रकार मणिपुर का विलय भी हुआ। मणिपुर की विधानसभा में भारत के विलय पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे थे। कुछ का मानना था कि भारत में विलय स्वीकार कर लेना चाहिए, कुछ का मानना नहीं था। उस समय मणिपुर के राजा बोधचंद्र भारतीय सरकार द्वारा उन पर दबाव बनाया गया और आखिरकार उन्होंने भी भारत के विलय पर अपनी स्वीकृति दे दी। तो इस प्रकार भारत में मणिपुर का भी विलय हुआ। अच्छा, देसी रजवाड़ों के विलय में साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाया गया। जो भैया प्यार से माने उनको प्यार से मनाया गया, कुछ को कीमतें देकर मनाया गया। अब कीमतें देने का मतलब होता है प्रीवी पर्स। इसको थोड़ा समझिएगा, प्रीवी पर्स क्या होता है। प्रीवी पर्स का मतलब होता है कि देसी रियासतों को वो वादा करना जिसमें उनको कुछ भुगतान किया जाएगा, यानी कि भत्ता दिया जाएगा भारत में रहने के लिए। उसे प्रीवी पर्स कहा जाता है, यानी कि देसी रियासतों को दी जाने वाली राशि को प्रीवी पर्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा विषय है सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। अब भैया सबसे अहम भूमिका ही इनकी थी। देसी रियासतों को भारत में विलय कराने में अहम भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिखाई। उस समय वह आजाद भारत में प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे, साथ ही गृह मंत्री के पद पर भी रहे। इसी कारण उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, ताकि भारत में राज्यों का विलय करवाना दिखने में या सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन ऐसा था नहीं। छोटे बड़े देसी रजवाड़ों की संख्याओं को अगर देखें करीब 565 होती है और सभी को बनाकर के भारत में विलय करवाना बहुत मुश्किल काम था। अगर ऐसा ना हो पाता तो शायद आज भारत में अच्छा ऐसा ना होता, इसलिए उनको लौह पुरुष भी कहा गया है। और इन्हीं की मूर्ति भारत में सबसे ऊंची बनाई गई स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो अगला हमारा टॉपिक है भाषा के आधार पर बना पहला राज्य। भारत में आजादी के बाद भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था, उसकी थोड़ी सी स्टोरी हमें जाननी होगी। तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता साथ गांधीवादी विचारधारा के नेता पोट्टी श्री मुल्लू अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। मांग यही थी कि भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन किया जाए। भूख हड़ताल पर बैठने के बाद करीब 56 दिनों तक वह हड़ताल पर बैठते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। आंध्र प्रदेश में अव्यवस्था फैल जाती है, हिंसक घटनाएं बढ़ जाती हैं, लोगों को सड़कों पर उतरना शुरू हो जाता है और दंगे ये सब चालू हो जाते हैं। गोलीबारी होती है, अनेक लोग घायल होते हैं और बहुत सारे लोगों की हत्या की जाती है। मद्रास के अनेक विधायकों ने अपने त्याग पत्र दे दिए और इन सब घटनाओं को देखते हुए अंततः सरकार ने दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश के नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी, जो भाषा के आधार पर। यानी कि एग्जाम में सवाल पूछता है कि भाषा के आधार पर भारत में बना पहला राज्य कौन सा था, तो वो होगा आंध्र प्रदेश।
के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी एक नए राज्य की मांग उठने लगी। तो ऐसे में भारतीय सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती फिर से खड़ी हो गई। तो इसके लिए सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया, जो कि 22 दिसंबर 1953 में बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या रहा? इसको भी असल भाषा कि भाषा और प्रशासन के आधार पर भारतीय राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन का सुझाव इस आयोग का काम था। इसने अपना सारा काम करने के बाद अपनी रिपोर्ट 1955 में भारत सरकार को सौंपी, जिसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कानून पारित हुआ। और इस कानून के आधार पर देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भी गठन हुआ। भारत की आजादी के बाद से ही देश के सामने कई चुनौतियां आई, जिसके बारे में हमने शुरू से लेके अंत तक इस चैप्टर में विस्तार से चर्चा की है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हमने अब तक इस चैप्टर में लगभग सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं हम अपनी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए और साथ ही साथ देखते रहिए एनके क्लासेस। जय हिंद।